पोटेंशियल कंज्यूमर्स का भी ये इंप्रेशन था कि वो रेस्टोरेंट्स की तरह वो आईटीसी का रिबेट उनको नहीं मिला कॉस्ट में, और जीएसटी ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग प्राइजेस के ऊपर लग रहा है। इस पे हम लोगों ने एक जीओएम बनाया था और जीओएम की रिकमेंडेशन थी कि नॉर्मल हाउसिंग के ऊपर जो अपार्टमेंट्स है रेजिडेंशियल 5% किया जाए, अफोर्डेबल पे 3% किया जाए। इसमें वन उसके बाद का है क्योंकि लैंड कॉस्ट का, और लैंड क्योंकि जीएसटी के दायरे में नहीं आता, स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो 18% होता था नॉर्मल हाउसिंग पे उसको 12 मान लेते थे, 1/3 निकल जाता था, और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो 12% था उसको 8 मान लेते थे। अब इस 12 और 8 में अगर इनपुट क्रेडिट आईटीसी निकाल दिया जाए तो क्या रेट बनता है? So from the sum total of the taxation, you first allow 1/3 to abate for land. So इस पे डिटेल्ड स्टडीज कुछ स्टेट्स ने भी की हैं, प्राइवेट डेवलपर्स ने भी की, और हम लोगों ने एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स लेकर भी किए। सो क्रॉस सेक्शन में इनपुट कितना होना चाहिए था, सो दैट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कितना रह सकता है अगर कंपोजिट टैक्स लगाया जाए विदाउट आईटीसी। तो इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ और उसके बाद आईटीसी कैलकुलेशंस राज्यों की और केंद्र की जो थी वो लगभग कन्वर्ज करती थी, मैच करती थी, और इसलिए उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को, फ्लैट बायर्स को मिले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लाखों अपार्टमेंट्स अनसोल्ड हैं, अफोर्डेबल कैटेगरी के भी और हायर कैटेगरी के भी। तो यह तय हुआ कि नॉर्मल हाउसिंग में बिना आईटीसी के, विदाउट आईटीसी, द जीएसटी पेबल फॉर फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी 5%। ये जो रिकमेंडेशन थी जीओएम की, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जीओएम ने कहा था कि 3% और लेस। और उसमें अगर हमने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला तो वो लेस देन 3% बनता था, और इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को इंकरेजमेंट दी जाए तो उसका जीएसटी रेट 1% के ऊपर कंसेंसस हुआ। सो अब हाउसिंग के ऊपर दो रेट रहेंगे, दोनों बिना आईटीसी के रहेंगे। नॉर्मल हाउसिंग 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग 1%। और इसको 1% रखने की वजह से, अफोर्डेबल हाउसिंग को और 5% को, रियल एस्टेट सेक्टर को जो हम एक बहुत बड़ा बूम देना चाहते हैं, और मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, उन सब की हाउसिंग सस्ते दाम पे उनको मिले, ये प्रयास करना चाहते हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरा विषय था कि जीएसटी पर्पसेस के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या है। तो हम लोगों ने ट्विन डेफिनेशन अडॉप्ट की है, एक कारपेट एरिया के बेस पे और एक कॉस्ट के बेस पे। कारपेट एरिया इसलिए चुना गया क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर का एरिया क्या है उस पे ये डिपेंड करेगा। We did not accept the super area concept because many real estate developers have actually made super areas very flexible. So the actual area delivered to the apartment buyer may be much less. So in the metros, और जो मेट्रोज हैं बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर
रीजन जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद आएंगे, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, विच मीन्स द होल ऑफ MMR रीजन। जैसे दिल्ली का NCR रीजन होगा, मुंबई का भी पूरा MMR रीजन होगा। इन एरियाज के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी 60 meters carpet area, 60 square meters carpet area, up to, that's the outer limit, and 45 lakhs cost of the apartment. और इस एरिया में सुपर एरिया और भी इसमें बढ़ जाता है, कंफर्टेबली 2 bedroom अपार्टमेंट इसमें बन जाता है। नॉन मेट्रोस में, यानी ये जो नाम मैंने गिना है, इनमें क्राइटेरिया होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का 90 स्क्वायर मीटर्स, अप टू 90 स्क्वायर मीटर्स एंड ₹45 lakhs कॉस्ट। क्योंकि Tier 2, Tier 3 सिटीज में लैंड अवेलेबिलिटी भी इजियर है, और 90 का मतलब यह है कि अगर अप्रोक्सीमेटली 900 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है तो 1200-1300 का सुपर एरिया आता है, जिसमें कुछ लोग 3 bedroom तक भी जा सकते हैं उन शहरों में। So we have expanded the definition of the affordable housing so that aspiring people can buy slightly bigger. So 60 meters carpet area in metros and 90 meters outside the metros. So which approximately translates into a 2 bedroom house in a metro and a 3 bedroom possibly outside, depending on the size. Or 45 lakhs is the agreed. This will come into effect from the 1st of April 2019. There are several issues, जैसे जिसमें TDR है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, जॉइंट डेवलपमेंट राइट्स एग्रीमेंट्स, लीज प्रीमियम्स, FSI सेल और ट्रांसफर। एक ओपिनियन था कि इसको GST में एग्जेम्प्टेड रखी है अभी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को बूम देना है। इसकी और जो बाकी इश्यूज आएंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा इशू होगा ट्रांजिशन का, जिसको कि नोटिफिकेशंस को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि जो मौजूदा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं पुरानी GST रिजीम में, उनका ट्रांजिशन नई में कैसे होगा। तो ट्रांजिशन के रूल्स बनने होंगे और उसकी गाइडलाइंस बननी होंगी, और काउंसिल की मीटिंग में वो सारा तय हो जाए, वो फाइनल डिटेल्स, बिकॉज the detailing has to be very particular. So the fitment committee and the law committee by 10th March will draft those guidelines, and immediately thereafter they'll place them over for the confirmation of the council, which will meet through video conferencing. क्योंकि लोग चुनावों में बिजी होंगे, जो फंडामेंटल डिसीजन है वो आज कर लिया गया है. This will be implemented. The detailed circulars will be drafted and will be out in public domain by the 10th on basis of the recommendations. And immediately thereafter, we'll call the meeting of the council on video conferencing so that ministers don't have during the election period to travel to Delhi.
and they can approve it on the video conferencing itself. Big announcements there on the cut in GST, particularly for home buyers. It's gone down to 5% for under construction homes and to 1% for houses deemed to be categorized as affordable housing. The finance minister laying out what those mean for tier 1 cities and tier 2 and tier 3 cities. And that big announcement, of course, is a big relief for home buyers across the country. We'll be bringing you all those details.